हमें इस बात की इल्म है कि ईरान जंग की अग्नि में नहा रहा है, पर क्या इस बात की भी इल्म है कि उस अगन के छींटे भारत पे भी पड़ रहे हैं। वैसे इस जंग का भारत से कोई लेना देना नहीं है, पर अगर फिर भी भारत को इससे नुकसान हो रहा है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जंग की बुनियाद क्या है। 28 फरवरी को इसराइल की एयरफोर्स ने तेहरान पर हवाई हमला कर दिया, पर यह एक संयुक्त ऑपरेशन था इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जिनका मेन निशाना था अली खामने, ईरान का सुप्रीम लीडर। सीआईए ने पता लगाया कि हमले से पहले ईरान के ज्यादातर बड़े नेता कहाँ इकट्ठा होंगे। तो ऐसे में अब सवाल आता है कि ऐसे हालात आए क्योंकि हमला करना पड़ा। तो इसके लिए कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से इसराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों को ऐसा लग रहा था कि ईरान बहुत करीब है परमाणु हथियार बनाने के। ईरान ने यूरेनियम का स्तर इस हद तक बढ़ा लिया था कि उसे बॉम्ब बनाने में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला था, और एक बार कोई देश ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए तो वहां से उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। अब यूएसए और इसराइल के पास दो विकल्प थे, या तो हमला करके सारे प्रोग्राम ध्वस्त कर दें या बॉम्ब बनने तक का इंतजार करें। अभी भी हमला करने का असली कारण समझ नहीं आया तो और पीछे जाना होगा लगभग 75 साल। 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक ने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब अब देश तय करेगा कि तेल को कितना और कहां देना है, और उससे पहले तेल की रहनुमाई ब्रिटेन करता था। और जब ऐसा हुआ तो ये बात ब्रिटेन और यूएसए को पसंद नहीं आई। फिर 1953 में उन्होंने कूडेटा का समर्थन किया, यानी तख्ता पलट। उसके बाद मोहम्मद मोसादेक की सरकार हट गई और मोहम्मद रेजा शाह पहलवी की सरकार बन गई, और वहां से शुरू हो गई दुश्मनी। कई ईरानी लोगों ने इसका समर्थन किया और विद्रोह साल दर साल बढ़ता गया, और आखिर में 1979 में पहलवी से तक छीन लिया गया और उसे देश निकाला दे दिया गया। भड़के हुए ईरानियनों ने यूएसए की एम्बेसी से 52 अमेरिकियों को पकड़ लिया और बंदी बना लिया, वो भी लगभग 1.25 साल के लिए। उसके बाद होना क्या था, राजनयिक संबंध टूट गए और सिर्फ एक संबंध रह गया, दुश्मनी का। फिर जब ईरान और इराक की लड़ाई हुई 1980 में, तब यूएसए ने इराक की तरफ ली। फिर उसके कई साल बाद 2015 में परमाणु समझौता हुआ, JCPOA। ईरान परमाणु विकास पे लगाम लगाने को मान गया, जिससे अमेरिका ने उन पर के कुछ प्रतिबंध हटा लिए। पर फिर 2018 में JCPOA यानी जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को हटा लिया गया। ट्रंप के प्रशासन को ऐसा लग रहा था कि इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट में कई झोल थे, और यह एग्रीमेंट उन्हें पूरी तरह न्यूक्लियर बम बनाने से रोक भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये सारे प्रतिबंध ईरान पर फिर लगा दिए गए। जो कि समझौता टूट गया था, इसलिए यूएस और इसराइल ने दूसरा विकल्प चुना। पर उससे पहले भी कुछ चीजें हुई थी, जैसे 2023 में मिडिल ईस्ट में क्राइसिस शुरू हो जाना, फिर 2024 में ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर मिसाइलें दागना, उसके बाद 2025 में दोनों में एक 12 दिन का युद्ध होना। यूएसए और इसराइल ने 12 घंटे में 900 मिसाइलें ईरान की तरफ छोड़ दी, और मिसाइलों ने पहली ही लहर में अली खामने को मार दिया, जो कि उनका असली निशाना भी था, और उसके साथ कुछ और अधिकारी भी। 1 मार्च को ईरान की सरकार ने इस बात की खबर दे दी कि अली खामने की मौत हो गई है। ईरान को अब जल्द से जल्द एक नया लीडर चाहिए था, और उसके बाद अली खामने का बेटा मौजतबा खामने वहां का नया सुप्रीम लीडर बन गया। और एक बार फिर कई लोगों को यह बात फिर पसंद नहीं आई, क्योंकि ईरान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले ईरान में हमेशा धार्मिक तौर पर चुनाव होते थे। अब की ऐसा पहली बार था जब वांशिक तरह से कोई नेता चुना गया हो, और उसके बाद शुरू होता है पलटवार। कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने इसराइल के ऊपर 100 ड्रोन दाग दिए, और उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे सरप्राइज अटैक के बाद भी उनके पास इतनी ताकत थी कि वो दोबारा हमला कर सकें। तो ईरान के पास अच्छा खासा असला बारूद है। ईरान का हमला इसराइल से आगे बढ़ गया और हर वो जगह को कवर करना शुरू कर दिया जहां जहां यूएसए के मिलिट्री बेस थे, जैसे कतार, बहरान, यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया। बदले की आग में जल रहे ईरान ने हर उस जगह पर हमला किया जहां से यूएसए को नुकसान हो सके, और इसी के चलते उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जो कि दुनिया भर में तेल पहुंचाने का रास्ता है, उस पर भारी रोक लगा दी, एक तरह से उसे जाम कर दिया। अब इसकी वजह से बाकी देशों पे मुसीबतें आने लगी, क्योंकि दुनिया में 20% तेल यहीं से जाता है, और भारत में भी तेल यहीं से आता है, जिसकी वजह से LPG इंपोर्ट हो पाना मुश्किल हो गई। और भारत में 60 से 65% तेल इंपोर्ट होता है, और जिन देशों से ये तेल आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से तेल लेकर आते हैं। पर वहां के रास्ते में सी माइंस बिछी हैं, हर वक्त नेवल पेट्रोलिंग होती है, और कभी भी मिसाइल चल सकती है, इसलिए जहाज वहां से नहीं आ रहे हैं, और जो भी जहाज वहां से गुजर रहे हैं उनमें से कई पे हमला हो चुका है, जिसकी वजह से गैस सही से इंपोर्ट नहीं हो पा रही है, और एजेंसियों को पर्याप्त गैस नहीं मिल पा रही है, और भगदड़ और दहशत सिलेंडर की किल्लत कर रहे हैं। तीसरा हफ्ता, कई एलाइज युद्ध में शामिल होने से इनकार कर देते हैं। चौथा हफ्ता, ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया कि अगर उन्होंने 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को नहीं खोला तो वो उनके पावर प्लांट तबाह कर देंगे। ये सुनकर ईरान और अड़ गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरह बंद कर देने की धमकी दे डाली। पांचवा हफ्ता, ट्रंप बताते हैं कि ईरान को वापस पत्थर युद्ध पहुंचाने का समय आ गया है। छठा हफ्ता, ऐसा लगा जैसे अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि 7 अप्रैल को ट्रंप ने कहा था कि कल एक पूरी सभ्यता रसातल में पहुंच जाएगी। सीज फायर।
8 अप्रैल को रात 1-2 बजे के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान हुआ और इस सहमति के तहत ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस खोलना था। लगभग 40 दिन की लड़ाई के बाद ईरान ने अपनी लगभग 7,000 मिसाइलें और ड्रोन जंग के हवाले कर दिए और वहीं अमेरिका ने लगभग 13,000। डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई के समय कई बार जंग जीत जाने की बात की थी और ये भी कहा कि ईरान की सारी मिलिट्री निश्तो नाबूद हो गई है। फिलहाल ये लड़ाई एक्सटेंडेड सीज फायर पर है। सीज फायर इसलिए हुआ था कि अमेरिका का मानना था कि उनका प्रारंभिक सैन्य लक्ष्य पूरा हुआ, इसलिए वो युद्ध रोक सकते हैं और ईरान का कहना था कि उन्होंने भी ये साबित कर दिया है कि वो पलटवार कर सकते हैं और अगर अब इसराइल और यूएसए पीछे हटते हैं तो वो भी पीछे हटने को तैयार है। जब ये सीज फायर खत्म होगी तो कुछ ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, अगर कोई एक तरफ दोबारा हमला शुरू कर दे, जैसे मिडिल ईस्ट में अक्सर होता भी है, तो ये सीज फायर पानी में चली जाएगी और दोनों देश पहले ही एक दूसरे पर युद्ध विराम के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा चुके हैं। दूसरा, अगर बाकी शक्तियों ने भी इसमें शिरकत की तो परिस्थितियां सुधरेंगी नहीं और बिगड़ेंगी। और तीसरा, जैसा पहले था वैसे सब दोबारा हो जाए, मसलन की सीधी लड़ाई खत्म और अंदर ही अंदर इंटेलिजेंस काम करती रहे और प्रॉक्सी वॉर हो, यानी सहयोगी देश आपस में लड़ते रहें जैसे अब तक होता ही था। अब तक इस युद्ध से ईरान को ही ज्यादा आघात मिला है। उनके अब तक 7,500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 26,000 चोटिल हैं और वहीं पर यूएसए के सिर्फ 15 ही लोग मरे हैं और सिर्फ 500 ही घायल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अगर आपको चैनल के बाकी वीडियोस भी पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।